अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इबादत अली मेहरान और आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक गैर मामूली अहमियत के मौजू को लेकर कि इसराइल ईरान पर यूएस सदर ट्रंप के आखिरी दिनों में प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान किसी तरह से रिटेलिएट करे या पलटवार करे। खासतौर पर सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में बढ़ती कशीदगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मैं आपको बात बताता चलूं कि अगर आप रिसर्च बेस्ड करंट अफेयर्स की तफसीलात चाहते हैं जो कि किसी भी इम्तिहान की तैयारी में मुअस्सर और मददगार साबित हो सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ईरान ने इसराइल को धमकी दी थी कि इसराइल किसी भी सूरत गल्फ में रेड लाइंस को क्रॉस ना करे। सईद खतीबजादे जो कि ईरानी दफ्तर खारजा के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने कहा था कि ईरान 20 जनवरी तक अमेरिका की हुकूमती तब्दीली के दिनों में भी किसी भी मिलिट्री एडवेंचर का अच्छी तरह से जवाब देगा। यह स्टेटमेंट इसलिए भी सामने आई कि अमेरिका ने ऐलान किया था कि उसने गल्फ में एक न्यूक्लियर सबमरीन अपनी ताकत के इजहार के लिए तैनात कर दी है। इन्हीं दिनों में बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी यह रिपोर्ट दी थी कि इसराइली सबमरीन स्विस कैनाल को क्रॉस करके गल्फ में पहुंच चुकी है, लेकिन इसराइल इस बात को ना ही कबूल कर रहा है और ना ही रद्द किया है। खतीबजादे ने ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस पर अपनी स्टेटमेंट देते हुए यह भी याद दहानी करवाई कि हर कोई जानता है कि पर्शियन गल्फ ईरान के लिए क्या कीमत रखता है और ईरान की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या पॉलिसीज हैं। और हर किसी को यह भी जान लेना चाहिए कि अगर ईरान की रेड लाइंस को क्रॉस किया तो क्या हो सकता है। ईरान अपने हरीफ इसराइल को बहुत से एंटी ईरानियन ऑपरेशन का जिम्मेदार ठहराता है, बशमूल 27 नवंबर में होने वाले ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का कत्ल भी। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर पिछले माह में होने वाले बगदाद एम्बेसी में रॉकेट अटैक्स का इल्जाम भी लगा रहा है और यह कहा कि ईरान ने अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी को मनाने के तौर पर यह अटैक्स करवाए हैं। खतीबजादे ने अपनी स्टेटमेंट में इस बात का जवाब देते हुए कहा कि हमने अमेरिकी हुकूमत को वार्निंग दी है कि अपने आखिरी दिनों में नए एडवेंचर स्टार्ट न करे। उसने कहा कि ईरान कोई नई टेंशन नहीं चाहता, खासतौर पर जब तक अमेरिकी हुकूमत तब्दील ना हो जाए। सालों पुरानी अमेरिकी व ईरानी दुश्मनी 2018 में उस वक्त शदीद हुई जब ट्रंप ने यकतरफा तौर पर ईरानी न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया। दोनों दुश्मन जून 2019 से बार बार जंग के दहाने पर आए हैं, खासतौर पर कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद। अब जो लेटेस्ट न्यूज है कि 12 जनवरी को इसराइल ने इराक और सीरिया बॉर्डर पर अल-काइम जो बॉर्डर का नाम है, तकरीबन 15 ईरान के मुतल्लिका टारगेट्स पर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें 23 सीरियन बाशिंदे मारे गए हैं और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। एक सीनियर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया कि इसराइल ने यह स्ट्राइक अमेरिका की दी हुई मालूमात के मुताबिक की है और इस स्ट्राइक में ऐसी जगहों को टारगेट किया गया जिनमें अमेरिका के मुताबिक ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अहम कंपोनेंट थे। दूसरी तरफ ईरान ने फोर्डो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई हैं जिसकी सैटेलाइट्स तस्वीर जो है जुमे को हासिल की गई। अभी तक ईरान की इन तामीरात का मकसद अनक्लियर है और यह खित्ते में नई टेंशंस को पैदा कर सकता है। पहले ही ईरान जुलाई के हमले के बाद से न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा से तामीर कर रहा है और ईरान के दुश्मन इस इलाके में होने वाली एक एक हरकत को बहुत बारीकी से नोट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी नुमाइंदे ने इस बात पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है और फोर्डो पर तामीरात पिछले सितंबर में शुरू की गई थी जो ईरान का एक रिलीजियस शहर है कुम, उससे 90 किलोमीटर के फासले पर है। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता चलूं नाजरीन कि यह डील जिन पार्टीज में हुई थी, जिसकी लिस्ट भी आप नीचे देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ वर्ल्ड पावर ग्रुप P5+1 यानी यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर जिनमें यूके है, रशिया, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और +1 में जर्मनी शामिल थे।
2015 میں برجام کے نام سے ہونے والی اس ڈیل میں یہ طے پایا کہ ایران سے معاشی پابندیاں ہٹا دی جائیں گی اور اس کے بدلے میں ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام روک دے گا. لیکن ٹرمپ 2018 میں یک طرفہ طور پر اس ڈیل سے باہر آ گیا اور ٹرمپ نے اس ڈیل کو ختم کر دیا اور اس بات کا جواز یہ پیش کیا کہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے. اور دوسرا جواز جو ٹرمپ نے پیش کیا کہ امریکہ کی اپنی پالیسیز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی جائے. اور دوبارہ سے ایران پر شدید پابندیاں لگائیں. جب امریکہ نے یہ حرکت کی تو ایران نے پبلکلی اس ڈیل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام کرنا پھر سے شروع کر دیا. جہاں تک دفاع کی بات ہے ناظرین، ایران ہو یا کوئی بھی دنیا کا دوسرا ملک ہو، اسے اپنا دفاع کرنے کا مکمل حق ہے. امریکہ یا دنیا کا کوئی دوسرا خود ساختہ پولیس مین بھی اس حق کو اس قوم یا اس مملکت یا اس ملت سے نہیں چھین سکتا. اور یہی ممالک جن میں امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل ہیں، آج دوسرے ممالک کو ہتھیار بنانے پر روکتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کہتے ہیں. ان کی اپنی تاریخ انسانوں کے خون سے لکھی ہوئی ہے اور ان کے پاس ایک ہی لہجے میں پوری زمین کو نیست و نابود و تباہ کر دینے والے خطرناک ترین ہتھیار موجود ہیں. امریکہ جو کہ اس خطے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر موجود ہے اور ہر دوسرے ملک میں اپنی فوجی بیس بنا کر بیٹھا ہے، اس خطے کے ممالک کو ہی اپنے لیے خطرہ کہتا ہے. حالانکہ اس خطے میں ہونے والی ہر تباہی میں براہ راست ملوث ہے، جیسا کہ افغانستان، عراق، شام، یمن اور کوریا، حتیٰ کہ ویتنام میں. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ضعیف قومیں، مستضعف قومیں خود مستقل ہوں اور اس استعمار اور اس سامراج کے شکنجے سے باہر آئیں اور ان کو اپنے ممالک سے بے دخل کریں. کیونکہ قرآن میں بھی خدا نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم دنیا کا نظام ضعیف طبقات کے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ فرمان الہی تب پورا ہوگا جب یہ مستضعف قومیں، یہ ظلم دیدہ قومیں بعنوان قوم و ملت بیدار ہو کر اٹھیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور آخر بار کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کی یہ سبسکرپشن ہی ہمارے لیے ایک سپورٹ ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی خدا حافظ و نگہدار.